नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का कार्यक्रम है हमारा रचना धर्मिता और आज के इस कार्यक्रम में हमने यहाँ पर सादर आमंत्रित किया है हिंदी जगत के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर शिबन किशन रैना को। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर रैना हमारे साथ जुड़ेंगे अलवर राजस्थान से। आइए सबसे पहले जो आज के हमारे अतिथि हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर शिबन किशन रैना। डॉक्टर साहब प्रणाम करता हूं, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा आपका स्वागत है इस मंच पर। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर साहब हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो जाएंगे। आज का कार्यक्रम हमने आप के नाम रखा है और बहुत अच्छी बात है। मेरे पास भी चाय का मग है, आप भी पी रहे हैं। एक अच्छी बातचीत रहेगी आपस में। और अब हमारे मित्र थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे और आज का कार्यक्रम हम आरंभ करेंगे, रचना धर्मिता कार्यक्रम। और मैं अपने मित्रों को बताना चाहूँगा कि रचना धर्मिता कार्यक्रम में हम अक्सर ये प्रयास करते हैं कि जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कवि हैं, बुद्धिजीवी हैं, चिंतक हैं, उनको हम इस मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं और उसके बाद फिर हम उनके बारे में उनकी जो साहित्यिक यात्रा होती है उसके बारे में बातचीत करते हैं। और मैं अपने मित्रों को बताना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर में हमारे मित्र अब जुड़ने शुरू हो जाएंगे आज के इस रचना धर्मिता कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम हम आपके साथ बातचीत से शुरू करेंगे और मैं आपका परिचय देना चाहूँगा डॉक्टर साहब अपने मित्रों के लिए। है तो वैसे आपका परिचय जो हमारे पास है बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षिप्त मैं अपने मित्रों को बताना चाहूँगा। डॉक्टर शिबन किशन रैना वास्तव में कश्मीर से हैं मूलतः, और आप इस समय अलवर राजस्थान में आपका निवास है। बहुत वर्षों से आप कश्मीर से बाहर हैं और आप सृजनशील हैं। आप साहित्य में अपने आप को समर्पित किया है। मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं डॉक्टर साहब, वो है कश्मीर साहित्य और संस्कृति। ये एक पुस्तक है। प्रेमदा पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर साहब। आप देवरिया उत्तर प्रदेश से। मैं प्रेमदा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस मंच पर। आपकी एक और पुस्तक है जो बहुत ही जो लोकप्रिय है, वो है कश्मीर की प्रतिनिधि कहानियां। उसके अतिरिक्त कश्मीरी कवियत्रियों और उनका रचना संसार, ये एक और पुस्तक है। ललदत पर आपने बहुत कार्य किया है, उसके बारे में भी हम आपसे बातचीत करेंगे। और अभी अभी आपका एक और संग्रह आया है कहानियों का, वो मैं मित्रों को दिखाना चाहूंगा, बाबूजी और अन्य कहानियां जो है, इसके बारे में भी हम डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। और साथ में आपकी एक और पुस्तक आने वाली है, उसके बारे में विशेष रूप से आपसे चर्चा करेंगे। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, इस पर बातचीत हम करेंगे जरूर। मैं चाहता हूं और मित्र हमारे साथ जुड़े और हम विधिवत रूप से आज आपके साथ ये बातचीत रचना धर्मिता में शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैंने बता दिया, मूलतः तो आप कश्मीर से हैं। अपने उन दिनों को डॉक्टर साहब याद करिए जब आप कश्मीर में थे। आपका बचपन किन गलियारों में, किन मोहल्लों में बीता है, और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी कश्मीर में, तो वो कहाँ पर हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी के प्रति कैसे आपका रुझान पैदा हुआ है। देखिए, ये आपने सही कहा, कश्मीर मेरी जन्मभूमि है, जन्म मैंने वहीं लिया है। बल्कि अभी तो हमारे आसपास ही रहते थे, हम पुरशियार में रहते थे, आप शायद द्रबियार वगैरह में रहते थे, ज्यादा दूरियां नहीं थी। प्रारंभिक शिक्षा का ये है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा होती थी। हम जैसे परिवार के लड़कों की, बच्चों की, तो एक टंकीपोरा जो एक जगह है, आपको याद होगा वहां, तो टंकीपोरा में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। उसका मालूम नहीं क्यों उसको जबरी जटरी कहते थे, शायद जबरी मीन्स कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती थी बच्चों को। जबरी का मतलब फौरी तौर पर
तो उसमें मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। अरे मैं आपको एक बार बता दूं, आपको शायद नहीं मालूम होगा, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ गंजू का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक, हमारे बहुत हमारे उनका गुरु 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 है, वो थे गुरु गुरु हमारे रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। विश्वविद्यालय में, कश्मीर उन्होंने हमको भाषा कश्मीर विज्ञान विश्वविद्यालय, पढ़ाया है। जी बिल्कुल जी। भाषा विज्ञान, कश्मीरी भाषा पे बड़ा अच्छा काम। तो आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि उस सरकारी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में वो टीचर थे। उन्होंने अपना जीवन एक टीचर के रूप में शुरू किया है प्राइमरी स्कूल में, फिर वो मिडिल में गए, बीएड के आगे किया। तो उस वक्त वो हमारे टीचर हुआ करते थे। स्कूली शिक्षा में फिर देखिए, मैंने जम्मू में भी कुछ पढ़ाई की है, 8वीं 9वीं शायद मैंने जम्मू में, पिताजी का ट्रांसफर हो गया था। मैट्रिक मैंने एसपी हाई स्कूल श्रीनगर से किया, और कॉलेज भी एसपी कॉलेज से किया है। अच्छा, आपने पूछा ना हिंदी के प्रति आपका ये कैसे, तो मेरे बीए में सब्जेक्ट्स थे उस जमाने में, मालूम नहीं आपके टाइम में हुआ का, एक डबल कोर्स मैथमेटिक्स हुआ करता था, यानी मैथमेटिक्स के ही 2 सब्जेक्ट होते थे और एक कोई और सब्जेक्ट लीजिए आप। तो हिंदी मेरे पास था, डबल कोर्स मैथमेटिक्स था। फिर पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए मेरे पास अब ये था, या तो मैं मैथमेटिक्स में एमए करता या एमए हिंदी में करता। कुछ योग, देखिए योग है, डेस्टिनी है, नियति है। पर मैंने मालूम नहीं कैसे, वो हरिहर प्रसाद गुप्त अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं उनके चैम्बर में गया। उस जमाने में डॉक्टर हरिहर प्रसाद गुप्त हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जो कि पाठालोचन के बहुत बड़े विद्वान माने, उनके छोटे भाई हरिहर प्रसाद गुप्त इलाहाबाद के। मोहनी कौल हुआ करती थी, वो तो काफी समय, वो तो बाद तक रही, आपके टाइम भी रही वो। और डॉक्टर शशि भूषण सिंघल, उनका नाम आपने शायद सुना ही होगा, देखा नहीं होगा नाम क्योंकि नाम वो सुना है। जी 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 नाम जी। सुना होगा। ये 3 ही थे उस समय वहां। तो मुझे हरिहर प्रसाद गुप्त जो अध्यक्ष थे, भाई तुम हिंदी में ही आ जाओ। मैथमेटिक्स में मेरी सीट वगैरह, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, तो मेरे मैथमेटिक्स में जो है नाम आ गया था, मेरा एडमिशन हो गया था। जिसने कहा तुम इधर आ जाओ, यहाँ मैं तुमको कोई स्कॉलरशिप, कोई छात्रवृत्ति कुछ ऐसे दिला दूंगा। मालूम नहीं, मुझे अच्छा लगा, भाई छात्रवृत्ति मिलेगी। अच्छा, फिर साथ में ये भी बताया कि ये अहिंदी भाषी प्रांत है, यहाँ से जो लड़के निकलेंगे पढ़ लिख करके वो जरूर नाम कमाएंगे। दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी, आई रिमेम्बर दिस सेंटेंस। तो हमने फिर हमें हिंदी में एडमिशन लिया, और देखे ऐसा नहीं है, मैंने गुरुजी ने जैसा कहा बिल्कुल, मैं प्रीवियस में भी टॉप किया, फाइनल में भी टॉप किया। और कभी कभी थोड़ा थोड़ा अनुदान, मालूम नहीं कहाँ से फंड लाते थे, मुझे दे देते थे फॉर्म भरने के लिए, पुस्तक खरीदने के लिए। तो हमको उस जमाने में डॉक्टर शशि भूषण सिंघल, मोहनी कौल और हरिहर प्रसाद गुप्त ने पढ़ाया है। तो ऐसे शुरू हुआ एमए हिंदी, मैंने इस तरह से किया। और पूछिए आगे आप। जी जी जी। मतलब वहां पर तो शिक्षा की आपने है, आपने तो एमए हिंदी हाँ भी वही किया है, हाँ, लेकिन एमए हिंदी में ही किया। लेकिन कारण क्या बना कि कश्मीर जैसी जगह छोड़ के आपने कैसे मन बनाया, संकल्प कैसे लिया आपने कि ना आपको, मतलब मैं इधर राजस्थान कैसे आया, ये पूछना चाह रहे हैं आप? मतलब कश्मीर से कैसे क्यों निकले आप, क्या कारण रहा? नहीं, निकलने का नहीं है। देखिए आप ही जानते हैं, आप ही रहे, कश्मीर में अन्य विषयों की तुलना में जो हिंदी विषय है उसकी कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, बहुत ज्यादा कोई अखबार नहीं है, बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं है। यहाँ राजस्थान में स्कूलों कॉलों में हिंदी एक विषय है, यहाँ पे काफी जगह निकलती है हिंदी पढ़ाने की, यूनिवर्सिटियां हैं वह। तो उस जमाने में कहाँ था, इतना नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं वहां से निकला हूँ तो रोजगार की वजह से ही, और कोई कारण नहीं रहा हो। हमारे टाइम तो शायद कोई बहुत ज्यादा वो भी नहीं था, तो बाद में हुआ 90 के बाद, मैं तो 60s में निकला हूँ। उस वक्त वही कोई वही ऐसी वही। हाँ, ना 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 ना, वो उस वक्त अव्यवस्था नहीं थी, केवल ये था। अच्छा हाँ, ये कारण और है जो कि यहाँ मुझे कहना चाहिए। पीएचडी करने की मेरी बड़ी इच्छा थी, और उस जमाने में पीएचडी की कोई वहां व्यवस्था नहीं थी, पीएचडी की जी जी। रिसर्च की कोई फैसिलिटीज नहीं थी। और डॉक्टर शशिभूषण सिंघल इस बीच में कश्मीर यूनिवर्सिटी छोड़ करके कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय आ गए थे।
वो शायद रीडर बन के चले गए। तो मैं उनका प्री स्टूडेंट था, बल्कि वो मुझे अपना प्री स्टूडेंट मानते थे। तो पूछा, अच्छा क्या कर रहे हो, ये है। मैं कहा जी मैं इस तरह से हूँ, फर्स्ट आया हूँ यूनिवर्सिटी में, और अच्छा तो तुम यहाँ आ जाओ कुरुक्षेत्र। यहीं से यहाँ से वहाँ शुरू हो चुका था रिसर्च। मैंने आचार्य मैंने मोहन शर्मा अध्यक्ष हुआ करते थे, बड़े अच्छे वहाँ विद्वान लोग थे हिंदी विभाग में, पद्म सिंह शर्मा, कमलेश, जयनाथ, नलन, ब्रह्मानंद, ये सब। तो बोले तुम आ जाओ मेरे अंडर ही यहाँ रिसर्च करोगे, देख लेते हैं कोई फेलोशिप वगैरह भी अगर मिल गई। तो वही कारण रहा, मैं फिर कुरुक्षेत्र आया, और फिर अप्लाई मुझे अच्छी यूजीसी की फेलोशिप मिली उस जमाने में। और फिर काम शुरू, कश्मीरी तथा हिंदी कहावतों का तुलनात्मक अध्ययन मेरे पीएचडी का विषय था। तो यहाँ अच्छा, फिर पीएचडी पूरी हो गई लगभग। अब कैसा कि होता है आप जानते हैं, पीएचडी पूरी हो गई, अब नौकरी वोकरी भी कहीं चाहिए। तो 2-3 जगह मैंने अप्लाई किया, राजस्थान रिसर्च कमीशन की कुछ वैकेंसी निकली थी, वहां अप्लाई किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इधर की दिल्ली में भी एक जगह हो गया था, मगर वो टेम्परेरी था। तो फिर राजस्थान पब्लिक रिसर्च कमीशन से मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ, और मैं राजस्थान का वासी हो गया, या राजस्थान मेरी कर्मस्थली बन गई, यहीं पर लिखा पढ़ा, यहीं पर गृहस्थी बन गई, नहीं रहा। तो मैं अब कश्मीर से बाहर का क्या जीवन आपका रहा, किस तरह से आपकी यात्रा रही और क्या क्या गतिविधियां रही, उस पर तो हम बातचीत करेंगे। लेकिन मैं पुनः आपको कश्मीर लौटाना चाहता हूं उस हाँ समय बोलिए। समय में। हाँ तो हाँ। क्या क्या उस समय क्या साहित्यिक माहौल था, वातावरण था उन दिनों? अरे बिल्कुल बिल्कुल किस बिल्कुल बिल्कुल तरह, बिल्कुल तो बिल्कुल कौन कौन थे बिल्कुल। आपके साथ, हाँ आपके हाँ हाँ आपके वरिष्ठ कौन थे उस समय, बिल्कुल उसके बिल्कुल बारे में? बिल्कुल जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद आ रहा है, हालांकि मैं छोटा ही रहा हूँ, मगर मेरी रुचि होती थी। तो क्रालखड़ एक जगह है, अगर आपको मालूम है, तो वहाँ हिंदी साहित्य सम्मेलन का एक ऑफिस हुआ करता था। और मुझे याद पड़ रहा है कि हर शनिवार या इतवार को एक गोष्ठी होती थी वहाँ। जो लोकल अपने साहित्यकार थे वो आते थे, तो हमको तो पिछली पंक्ति में बैठाया जाता था। अग्रिम पंक्ति में प्रोफेसर काशीनाथ दत्त, लक्ष्मी नारायण सप्रो, और साहब शशि शेखर तोषखानी, और चमन लाल शायद सप्रू, ये भी आते थे, मोहन निराज जी, ये वरिष्ठ थे हमसे, है ना। हम पीछे थे। तो आए दिन वहाँ गोष्ठियां वगैरह होती रहती थी, और कोई कविता सुनाता था, कोई कहानी सुनाता था, और अच्छा लगता था। तो हिंदी का माहौल तो उस जमाने में था वहाँ, ऐसी बात नहीं, हिंदी का माहौल था वहाँ। और वो ऑफिस जो कालखड़ में है, वो मैं जब भी कश्मीर जाता तो देखता था, वो बोर्ड था, पूछता भी था। बोले साहब अब ज्यादा होता नहीं है, बिखर गए सब इधर उधर। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, कश्मीर में हिंदी के ये प्रहरी जो थे, सजग प्रहरी, उनके सबके नाम हैं, अब बिखर गए। कुछ तो बाद में आप जानते हैं वो 1990 के आसपास जो बातें हुई, उससे भी काफी इधर उधर लोग बिखर गए, और एज भी सब बड़े होते चले गए। खैर ऐसी बात नहीं, नई पौध भी आ गई, जैसा कि मैं पढ़ता रहता हूँ, काफी सारे लोग आ गए, आप आ गए, संतोषी जी हैं, अग्निशेखर जी हैं, और भी भरत वरत जी हैं, काफी लोग हैं। तो मगर हमारे टाइम के जो थे, ये जो हैं, उनमें से एक दो ही हैं, बाकी तो सब बेचारे अपने भगवान को प्यारे हो गए। तो हिंदी का माहौल रहा वहाँ। वरिष्ठतम थे प्रोफेसर काशीनाथ धर। जी हाँ, जी, अगर क्या आपने बात। नाम सुना होगा, हाँ, पृथ्वीनाथ पुष्प भी, विश्वनाथ पुष्प उनको भी जी याद थे, किया डॉक्टर काशीनाथ जाए। दर जी थे। जी जी। हाँ, पृथ्वीनाथ पुष्प को भी याद किया जाने चाहिए ऐसे अवसर पर, उनका भी बड़ा योगदान रहा है। मैं उनसे मिला हूँ, वो फिर रिसर्च क्या था वहाँ डिपार्टमेंट, उसके डायरेक्टर वगैरह बन गए थे। अमर सिंह कॉलेज में उन्होंने शायद संस्कृत हिंदी पढ़ाई, विद्वान, फारसी भी जानते थे, अंग्रेजी भी, हिंदी भी, बहुत अच्छा। जी। तो फिर बाद में आपने वहां पर जो मीडिया था, जैसे रेडियो था, दूरदर्शन तो शायद संभवतः नहीं था उस समय, या नहीं नहीं, दूरदर्शन बहुत बाद में दूरदर्शन आया वो है। तो बाद में आ गया। तो रेडियो वगैरह, हाँ। आकाशवाणी वगैरह जाना होता था आपका, वहां पर कार्यक्रमों में आप भाग लेते थे। और चूंकि आपने कश्मीरी और हिंदी अनुवाद का भी काफी कार्य किया है, काफी किस किया, तरह काफी से किया। कार्यकलाप रहा वो आपका? देखिए वहां रह करके तो मैंने उतना ज्यादा काम किया नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। मैंने फिर जो भी काम किया, वो इधर नौकरी लग गई, पक्की नौकरी लग गई। तो वो भी तो बहुत जरूरी है ना जीवन में। जीवन में आजीविका पहले हो तो ये सब काम
बाद में होते हैं। तो वो हो गया। तो फिर मेरा फर्स्ट पोस्टिंग मेरा गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा हुआ था। भीलवाड़ा आपने मालूम नहीं नाम सुना है कि नहीं सुना है। फिर मेरा पोस्टिंग 10 साल के लिए गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा हुआ। नाथद्वारा उदयपुर के पास जगह है, धार्मिक स्थान है। और अगर आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा कि 5G जो आ रहा है उसका शुभारंभ नाथद्वारा से ही कर रहे हैं अंबानी जी वहां से, क्योंकि वो इनके इष्ट देव हैं। तो बड़ा अच्छा छोटा सा नगर है, धार्मिक नगर है, धार्मिक महत्व का नगर है। तो मैं वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में 10 साल रहा। तो वो मेरे जीवन के बड़े ही महत्वपूर्ण वर्ष रहे, गृहस्थी के हिसाब से, अकादमिक हिसाब से भी और वैसे भी। तो वो मैं अपने जीवन के 10 वर्षों को मैं 67 से 77 वहाँ रहा। तो यूजीसी की एक फेलोशिप मिली, वो काम वाम किया। तो लिखने पढ़ने का जो आप बता रहे हैं ना, अनुवाद जो आपने किया और जो किया, कश्मीर में रह करके उतना नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मैं इधर। तो मैं आपको बताऊं, एक दिन मैं स्टाफ रूम में बैठा था, तो मेरे एक मित्र मुझसे कहने लगे, जो हिंदी के ही थे, बोले यार हम उस जमाने में धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका वगैरह है ना, आप जानते हैं, तो बंद हो गई, मगर उस जमाने में तो उनमें पंजाबी कहानी, मराठी कहानी, है ना, कश्मीरी कहानी वगैरह इस तरह से कम रहती थी अनुवाद की। तो मुझे एक कहा एक मित्र ने, बोले यार रैना, तुम तो कश्मीरी जानते हो, कश्मीरी भाषी हो और हिंदी के प्रोफेसर हो, लिखना विखना भी कर ही लेते हो, क्यों नहीं तुम इस तरह से कोई अनुवाद वगैरह करो। और ये बड़ी जरूरत है हम लोगों को जानने की कि भाई वहाँ क्या लिखा जा रहा है, कैसा है वहाँ का साहित्य। कुछ नहीं तो ये छोटे मोटे आर्टिकल ही लिखो, कश्मीर की झीलें, कश्मीर के खंडर, ऐसे ऐसे सरिता वगैरह मिशन। तो मुझे लगा यार ये ठीक कह रहा है। और आप विश्वास मानिए, पहला मैंने एक जो आर्टिकल लिखा सरिता के लिए, कश्मीर की झीलें, तो वो एकदम फोटो सहित छप गया, पारिश्रमिक भी दिया। तो वो मेरा पहला प्रयास था इस दिशा में आगे बढ़ने का। फिर अनुवाद किए, उधर गया, कश्मीर जाता था, उनसे परमिशन। तो मैंने फिर अमीन कामिल, अख्तर मोहिउद्दीन, बंसी, निर्दोष, दीपक, इनकी कहानियां, इनके परमिशन, और ये छपते गए, क्योंकि इन चीजों की बड़ी जरूरत थी। अब आप देखिए, अगर मैंने अख्तर मोहिउद्दीन या अमीन कामिल या बंसी निर्दोष की किसी कहानी का अनुवाद किया, तो वो फिर हिंदी से लेकर के कोई कन्नड़ भाषी उसका अनुवाद करता था, फिर मेरे उस अनुवाद को लेकर के कोई तमिल भाषी। तो इस तरह से क्या हुआ, कश्मीरी साहित्य और भाषाओं में चला गया। आप तो सब जानते हैं इस बात को कि किस तरह से हिंदी हमको जोड़ रही है। तो ये सिलसिला चल पड़ा। जब कहानियां इकट्ठी हो गई तो फिर राजपाल सन से बात हुई हमारी, बड़ा अच्छे प्रकाशक माने जाते थे उस जमाने में, अब भी हैं। तो एक महेंद्र कुलश्रेष्ठ जी वहां हुआ करते थे। तो मैं हाँ, ऑल अलोंग फ्रॉम नाथद्वारा टू दिल्ली में आया, उनसे मिला, उनको बड़ा अच्छा लगा। बोले नहीं, आपने पांडुलिपि भेजी है, आप हमारे सेठ जी से बात कीजिए। सेठ जी ने कहा भाई ठीक है, अगर महेंद्र जी हम छाप देंगे। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरी कश्मीर की श्रेष्ठ कहानियों को छापा, और बड़ा अच्छा नाम। विष्णु प्रभाकर ने जब इस पुस्तक को पढ़ा तो उन्होंने मुझे, वो अलवर भी 2-3 बार आए, बोले रैना जी ये अनुवाद लग ही नहीं रहे, ये तो ऐसे लग रहे जैसे हिंदी की कहानियां। इतना आपने गजब का अनुवाद किया है और इतना बढ़िया काम आपने किया जी। ऐसा क्या फिर ज्ञानपीठ से भी प्रस्ताव आए। अच्छा, मैं ज्ञानपीठ की सिलेक्शन कमेटी का मेंबर भी रहा, उन्होंने मुझे बनाया, और वहां मेरी एक किताब छपी, कश्मीरी रामायण। आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कश्मीरी रामायण। दर्शन कराइए। क्या बात है, क्या बात है। ये डॉक्टर साहब किस सन में छपा था, किस सन में इसका प्रकाशन हुआ था? ये मेरे ख्याल में बहुत साल हो गए इसको। ये छपी है 1975 में। देखिए 25 और 20-22 47 47 ईयर्स बैक, 47 साल लगभग। ये डॉक्टर करण सिंह जी का इसका बड़ा अच्छा फॉरवर्ड है, शानदार। बहुत बढ़िया। ये स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय, और ये मैं उस जमाने में, देखे ये मेरी तस्वीर, मैं अपना थोड़ा दाढ़ी वाड़ी भी रखता था। आप तो हैंडसम अभी भी हैं, तब तो और हैंडसम थे आप। अच्छा, देखो इसका फॉर्मेट कैसा था, ऊपर देवनागरी में कश्मीरी, और नीचे जो जैसा गीता प्रेस गोरखपुर वाला होता है ना, नीचे अनुवाद। जी जी जी। तो ये जो हमने ये काम किया, और बड़ा इसमें बिहार सरकार ने मुझे सम्मानित भी किया, ताम्रपत्र वगैरह दिया। और
अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि इसमें थोड़ा बहुत कुछ सुनाइए आप कश्मीरी में पहले, उसके बाद जो आपने कार्य किया है उस पर वो थोड़ा बहुत सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, ये जो आपकी। हाँ हाँ, ये इसकी की बनाई हमने, वाह, देवनागरी को कैसे इसको किया जाए। क्या बात है, बहुत हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो डॉक्टर साहब, जो ये आपने ये कार्य किया है, इसका तो थोड़ा बहुत कुछ सुनाइए। हाँ, नहीं अच्छा। मैं आपको देखिए 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 देखिए, मैं थोड़ा चश्मा बदलता हूँ, उसमें जी जो जी है नजदीक का थोड़ा सा। हाँ, जी जी डॉक्टर साहब, बहुत ये बढ़िया। है रामोता से पहला ही सुनाता हूँ, ज्यादा तो नहीं। हाँ, करख जग हिंद, हाँ, करख जग हिंद रक्षा करी, राम लक्ष्मण अवतरी आए। लग वसारस जग हिंद सहरी, जग हिंद पुष्टम जन्मस आए। जग निश गल, जग निश गल राखे सरी, राम लक्ष्मण अवतरी आए। ये इन्होंने स्टार्ट किया है, प्रकाश राम की है ये, प्रकाश राम कुरेगामी की, नाम सुना होगा आपने। जी जी जी। तो, हाँ, फिर अनुवाद किया है। जगत जगत की रक्षा करने वाले वे राम लक्ष्मण धरती पर अवतरित हुए। जगत के सभी प्राणी विचार मग्न हो उठे कि उन्हीं के लिए उन्होंने, यानी राम लक्ष्मण जी ने जन्म लिया है। जगत में राक्षसों का लोप हुआ और राम लक्ष्मण जी अवतरित, धरती पर अवतरित। ये फिर टेक पद है, ये बार बार इसमें लीलाएं वगैरह भी हैं, काफी कुछ है, बहुत बढ़िया है। और इस रूप में हालांकि राम कथा तो वही है, कोई ज्यादा फर्क इसमें नहीं है, मगर इसमें इसने लव कुश चरित भी इसमें है, अंत में लव कुश चरित भी है। और कई तरह के कथांतर एक दो जगह हैं, एक दो जगह इसमें कथांतर भी हैं जो इधर नहीं मिलते हैं। कभी समय मिलेगा केवल रामायण को केंद्र में रखिए तो मैं आपको बताऊं, बात लंबी हो जाएगी। बहुत अच्छे इसमें जो है बड़े रोचक प्रसंग हैं। तो ये है। अच्छा, फिर मैं आपको देखिए, ये जो है, ये बिहार सरकार ने ताम्रपत्र दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये किस सन में आपको ताम्रपत्र मिला था डॉक्टर साहब? ये इसी रामायण के लिए। नहीं, किस सन में मिला था आपको ये? अच्छा, किस? किशन में, ये हाँ, इसमें लिखा होगा, मुझे पूरा ध्यान नहीं, इसमें लिखा है कि अगस्त 1983 में, 83 में। ओ बहुत वर्ष हो गए, बहुत वर्ष हो गए 17 डॉक्टर। साल तो वो, और 22 साल हाँ, ये, जी जी 17 जी और जी। 22 इतने साल। लगभग 40 वर्ष हो रहे। तो अच्छा, ये बताइए कि आपने कितना समय इस पर बिताया, ये कार्य पूरा करने रामायण में? रामायण 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 लगभग मेरे 3 साढ़े 3 4 साल लगे, क्योंकि प्रूफ आते थे उस जमाने में। ये कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सेटिंग, टाइप सेटिंग कहाँ थी, सब हाथ से। मैं तो कभी कभी इंटरव्यू पे कहता हूँ, लोग कहते हैं, मैंने कहा भैया मैंने आंखों का रक्त पृष्ठों पे उतारा है, अरे हाथ वाह, से लिखा है। चार क्या पांच बात। सौ पेज हाथ से लिखना कोई कल्पना कर सकता है, लिख सकता है कोई? उस जमाने में ही लिख सकते थे, आजकल नहीं लिखता, क्योंकि सुविधाएं हैं। टाइप ठक ठक ठक, या फिर पैसा दीजिए बाजार से करवाइए, मगर लिखना तो पड़ता है ना उस जमाने में। फिर ये व्हाट्सअप, ये कहाँ, पोस्ट ऑफिस में भेजिए, रजिस्ट्री करवाइए, फिर वहां से वो प्रूफ भेजेगा, करेक्ट करके फिर भेजना, करना बड़ा टाइम, श्रम साध्य जिसको कहते हैं, ये सारा बिल्कुल, काम था। बहुत 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 श्रम लगता था उन दिनों। और फिर भी गलतियां बहुत कम होती थी डॉक्टर साहब, गलतियां कम रहती थी फिर भी, इतना 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 श्रम करने के बाद भी, क्योंकि बहुत मेहनत लगता था इसमें, कई प्रूफ देखने पड़ते थे। जी जी तो ये उस जमाने की बातें। अच्छा, आपको जान के मैं एक रोचक प्रसंग और बताऊं, जो मैं नाथद्वारा था, कंप्यूटर जी जी। पर बाद में आया, तो लिखने पढ़ने का शौक था। तो मैंने कहा आप कितना टाइप करूँ, कितना लिखूं, क्या करूं, तो मैं उस जमाने में एक जेके का हिंदी का पोर्टेबल टाइपराइटर ले आया। हाँ, उस जमाने में मुझे वो 500 रुपए का, उदयपुर, उदयपुर वहां से बड़ा शहर है, नजदीक है नाथ। मैं वहां गया और फिर वहां से वो लिया। और एज ए स्टूडेंट एक संस्थान है वहां, वहां सीखा मैंने। शाम को 1 1 घंटा जाता था। बोले कहा, अरे सर गुरु जी आप काहे को? मैं कहा नहीं यार, मैं सीखूंगा, उसमें क्या बात है, सीखना तो चाहिए ही हर एक को। तो मैंने टाइपिंग सीखी, तो हिंदी टाइपिंग सीख के फिर वो टाइपराइटर ले आया मैं, और मैंने वो काफी वर्ष तक मेरे, काफी वर्षों तक मेरे पास वो टाइपराइटर रहा। फिर बाद में कंप्यूटर, रेमिंगटन, अब तो उनको कौन करता है, उन टाइपराइटरों की तो कोई वैल्यू रही ही नहीं। तो ये सब, पर वो जमाना हमने देखा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत बहुत, आपने आपने ये पूरी यात्रा देखी है। आपने हाँ, वो पूरा। दिन देखे थे जब, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा हमारे साथ। मैं बीच में आपको क्षमा चाहता हूँ,
श्री BL आछा जी हमारे साथ चेन्नई से जुड़े हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े साहित्यकार है, आपने नाम सुना होगा, राजस्थान के ही हम। क्या नाम बताया? BL आछा जी, श्री BL हाँ, आछा। तो अच्छा, उन्होंने आपके इस बात को बहुत ही गंभीरता से सराहा है। आंखों का रक्त पृष्ठों पर क्या हाँ, दर्द हाँ, है हाँ, प्रकाश का, इसमें कोई संदेह नहीं। आशमा कौल जी हमारे साथ जुड़ी है। अशोक मिस्त्री जी आपको नमस्कार करते हैं, और साथ में सदानंद मिश्र जी हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं, कह रहे हैं बहुत रोचक बातें हो रही है। देखिए आप वरिष्ठ मित्रों का डॉक्टर साहब कितना संघर्ष रहा है उन दिनों, और कितना श्रम किया है आपने। और आज का जमाना तो इतना सुविधाजनक अब हो गया है कि आप आजकल ये सुविधा भी है, आप मोबाइल पर या किसी अपने कंप्यूटर पर बोलते जाइए, वो खुद टाइप होता जा रहा है, बिल्कुल वो ज्यादा होता काम है। उसमें नहीं करना पड़ता है। लेकिन आपके समय में जैसे आपने कहा कि टाइपराइटर भी आप खरीद के लाए, और अपने बिल्कुल हाथों बिल्कुल से बिल्कुल आपने अपने हाथों बिल्कुल। से काम किया है, तो ये अपने आप में बहुत। टाइपराइटर खरीदा ही नहीं, उससे पहले मैं उन्हें सीखा एक दुकान पे जाकर के। टाइपराइटर की एक दुकान थी जो सिखाता था, वहां जाकर एक एक घंटा में 20-25 दिन मैंने उसके यहाँ सीखा, बाकायदा पेमेंट किया उसको। हालांकि वो जानता था ये प्रोफेसर है, ये कैसे आ रहे, बड़े उनको अजीब सा लग रहा था। मैं कहा नहीं यार, मैं तो सीखूंगा, मुझे तो करना है ये काम। तो उसने मुझे सिखाया। अच्छा, क्या बात है। एक चीज यहाँ एक चीज मैं आपको और बताऊं, कंप्यूटर के और टाइपराइटिंग की और हाथ से लिखाई थी उस जमाने में। मैं तो अब राजस्थान में लस बस गया था, तो यहाँ राजस्थान पत्रिका बड़ी पॉपुलर पत्रिका हुआ करती थी, अब भी है, अब तो हालांकि भास्कर वगैरह ये सब आ गए। उस जमाने में राजस्थान में दैनिक नवज्योति और राजस्थान पत्रिका ये छपा करती थी, जब मैं आया था, 10-12-15 साल हो गए थे। और बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान पत्रिका जो है वो साहित्य के भी कुछ पृष्ठ रखती थी संडे के लिए, बड़ा अच्छा, तो शायद कम कर दिया, मगर साहित्य के लिए। तो उसमें कोई कहानी है, अनुवाद है, ये है वो है। तो वो जो एडिटर साहब थे मुझे जानते थे, बोले आप भेजा करो कश्मीरी कहानी वगैरह ये सब, या अपनी कोई कहानी हो। तो बोले आपके कहानियों की और आपके अनुवादों की बड़ी प्रशंसा होती है, हम चाहते हैं आप भेजते रहे। तो मेरे बंसी निर्दोष की कई कहानियां उन्होंने छापी, फिर मैंने बंसी निर्दोष के कहानियों का एक अलग से संग्रह ही निकाला, पैदाशी गुलाम तथा अन्य कहानियां, मैं आपको दिखाऊंगा वो। खैर, कहना मैं ये चाहता हूँ, मैं जब भी जयपुर जाता हूँ यूनिवर्सिटी के काम से, कोई ऐसे कई रिकॉर्डिंग, तो मैं राजस्थान पत्रिका के कार्यालय भी जाता। और मनोहर प्रभाकर जी उस जमाने में वो उसके वो एडिटर वेडिटर, तो ना राम राम हो जाती थी, बातचीत होती थी। और ये राणा साहब बैठिए, ये है वो है, बोले इन दिनों आपने कुछ भेजा नहीं, पूछते थे वो। मैंने कहा जी मैंने एक कहानी आपको रिश्ते भेजी है, तो वो अभी तक छपी नहीं, तो नया कैसे भेजूं? बोले अच्छा। तो उन्होंने घंटी बजाई, मुझे याद है चंपा जी उनकी शायद पर्सनल असिस्टेंट या कोई अंदर काम करती थी, तो बोले चंपा जी को भेजो। चंपा जी आई साहब, बोले अरे रैना साहब है, ये कह रहे हैं इन्होंने कोई रिश्ते कहानी भेजी है, वो भी छपी नहीं गई। बोले हाँ सर आई तो है, मगर वो कोई रिपोते नाम से है, रिपोते। मैं समझ गया, मैंने कहा ओहो, वो हाथ से लिखी है, तो रिश्ते में जब श अपन लिखते हैं ना, तो वो ओ, पू जैसा हो जाता है। हाँ आप हाँ हाँ, देखिए, क्या बात आप है, जी देखिए ना, जी। हाँ रिश्ते में जब आप पू करते हैं, श में यूं करते हैं ना, तो वो रिपोते। बोले सर वो रिपोते हमारी समझ में नहीं आया, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये इन्होंने गलत। मैं कहा अरे भाई वो रिश्ते है, रिपोते नहीं है। और फिर आप थोड़ा बहुत पढ़ते तो सही, तभी आपको मालूम पड़ता। खैर सभी ठहाका लगाए सब हंसते, और वो अगले अगले ही सप्ताह वो कहानी छप गई। क्या बात है। तो ये वो जमाना भी हमने देखा है कि हाथ की लिखावट में भी जो है कैसे दुविधा पैदा होती थी, कष्ट नहीं, होता था। अब तो देखिए ना डॉक्टर साहब, आपने वो समय भी देखा है, और आज का समय भी आप देख रहे हैं, अब कितनी सुविधाएं आ गई हैं, और काम इतना फटाफट इतना जल्दी हो जाता है। तो अच्छा, मैं एक और जिक्र करना चाहूंगा, जो आपने कश्मीरी कवियत्रियों पर जो, और उनका रचना संसार, ये क्या कार्य किया है आपने, वो हाँ, भी हाँ, एक हाँ, भरपूर कार्य आपका रहा है, उसके बारे जरूर। में बताइए। अच्छा सुनिए डॉक्टर साहब, BL आशा जी कह रहे हैं, वाह, मैं भी MB कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूं, मनोहर प्रभाकर जी से मेरा परिचय था, ये BL आशा जी कह रहे हैं। तो अच्छा जी, अच्छा ये पुस्तक एक बार दिखा दे, ये इसके बारे ये में ये हाँ मैं बताऊंगा। जी सर, ये कश्मीरी कवित्रियां और उनका रचना संसार, जी सर।
तो ये क्या इसमें जी, इसके बारे में हमें बताइए जी। ये मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊं। ये भी एक अच्छे प्रकाशन, हिंदी बुक सेंटर दरियागंज में है, उन्होंने इसको छापा है। ठीक, कैसे छपी क्या छपी वो अलग बात है। इसमें कश्मीरी कविताएं 3 मैंने ली हैं, हालांकि लेनी तो मुझे 4 चाहिए थी, मगर वो एक पर मैं काम नहीं कर पाया। तो ललदेद है इसमें, हवा खातून है और अर्निमाल है। मुझे हालांकि लोगों ने बाद में बताया कि रूप भवानी को भी आपको इसमें लेना चाहिए था, आई एडमिट इट, मगर उस वक्त जब ये पांडुलिपि तैयार हुई तब तक मेरे पास वो उनका मटेरियल ज्यादा मेरे पास आया नहीं, तो वो फिर 3 ही चली गई और 3 ही छपी। और इसमें मनाल पांडे ने बहुत शानदार 2-2.5 पेज की इसकी प्रस्तावना लिखी है। मनाल पांडे जी 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 आपके तो आपके तो महानिदेशक वगैरह कुछ रही हैं, वो क्या थे, प्रसार भारती की चेयरमैन रही प्रसार हैं। भारती की, हाँ बहुत बढ़िया। मैं उनसे पर्सनली मिला और बहुत बढ़िया उन्होंने जो है इसकी वो लिखी थी। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उस जमाने में वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी एक सुंदर इसका वो भेजा संदेश इसके लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मैं चाहता हूं कि आपने ललदेद को इसमें लिया है, अर्निमाल को लिया है और हब्बा खातून को, तो ललदेद पर जो कार्य किया है आपने इस पर, उसमें थोड़ा सा कुछ सुनाइए। मतलब आपने उनके वाकों की व्याख्या की है हिंदी में, अनुवाद किया है, क्या कार्य किया है आपने उस पर? मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता जी सर, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में, बहुत महत्वपूर्ण, ताकि हमारे मित्रों तक ये बात पहुंचे कि आपने कितना बड़ा काम किया है उस समय जब जो वर्तमान स्थिति नहीं थी, उस समय भी कितना काम डॉक्टर शिवन किशन रैना द्वारा किया गया है। जी जी। ललदेद पर मेरी एक पुस्तक, स्वतंत्र पुस्तक, ये तो केवल एक आलेख है, लेख है, जो 3 लेख हैं, बड़े बड़े लेख हैं। जी 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 जी। तो अलग इनका एक अध्ययन है और थोड़े थोड़े पद दिए हैं वैसा। फिर मैंने स्वतंत्र रूप से 2 पुस्तकें ललदेद पे लिखी, वो भुवनवाणी ट्रस्ट लखनऊ से छपी और बहुत पहले की बात है। मैं फिर चाह रहा था क्योंकि उसको भी 20-30-40 साल हो गए थे, तो हमने एक प्रकाशक से बात की, मैं कहा साहब ललदेद का एक पेपर बैक एडिशन निकालिए, है ना। और अच्छा, पहले वाले में संस्कृत समश्लोकी अनुवाद भी था, हालांकि वो मैंने नहीं किया क्योंकि संस्कृत का उतना जबरदस्त ज्ञान मेरे पास नहीं है, तो हमने किसी शास्त्री जी से करवाया, वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर हमारे एक प्रकाशक, उन्होंने कहा ठीक है, हम ललदेद का पेपर बैक एडिशन निकालेंगे, ये अभी आया है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी जी। तो हाँ, तो काफी पद हैं और इसमें संदेश वगैरह भी है काफी सारे। मैं ललदेद का जीवन कृतित्व वगैरह ये सब है, तो मैं इनके 1-2 पद आपको पढ़ के सुनाऊंगा, बड़े अच्छे, वैसे तो सारे ही हैं। पहले डॉक्टर साहब कश्मीरी में सुनाई, उसके बाद जो आपने उसकी अनुवाद में व्याख्या की है उसके बारे में। जी जी, बहुत अच्छा लगेगा डॉक्टर साहब, हमारे मित्र सुनना चाहेंगे। जी जी, इतना महत्वपूर्ण कार्य आपने किया है। जी कई हैं, पर मैं चाहता हूँ कोई बहुत बढ़िया जो उनका लोकप्रिय है ना, वो आपको मैं सुनाऊं। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। हाँ, चश्मा बदलता हूँ मैं थोड़ा। जी जी जी, कोई बात। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, वैसे बता दूं 2 पंक्तियों 3 पंक्तियों में, ये हमारे कश्मीर की आद्य संत कवित्री कहलाती हैं। कश्मीरी भाषा, बिल्कुल कश्मीरी भाषा साहित्य की विधात्री हैं, योगिनी थी और हाँ जी, हाँ जी, और निर्गुण उपासिका थी, और जीवन, और ये जो है, बल्कि कई जगह ऐसा कहते हैं जीवन मृत्यु के इस आभा से ऊपर थी वो तो इन सांसारिक बंधनों को उसने पीछे छोड़ दिया था, है ना, और प्रभु में लीन हो गई थी वो, ऐसा भी कहते हैं। तो ये संकीर्णताएं और जीवन जगत की बातें वगैरह, इनसे सबसे वो ऊपर थी। कुछ यूं कहना चाहिए, जिसको कहना चाहिए कि खुदा दोस्त थी, खुदा से मिल चुकी थी, प्रभु के साथ साक्षात्कार कर लिया था, और इस दुनिया को निसार ऐसा मानती थी, जैसा कि निर्गुणी वगैरह कहते हैं। एक जगह कहती है वो,
गौरन वननम कुनी वचन, गौरन वननम कुनी वचन, न्यवर दोपनम अंधरी असुन, सुई में ललगा वाक्त वचन, तवई में हो तुम नंगाई नचुन। ऐसा कहते हैं, हालांकि इस पर विवाद है। कहते हैं कि वो बाद में उसने वस्त्रों की भी तिलांजलि कर दी थी जब वो इतनी ऊपर चली गई और उससे मिल गई तो उसने, मगर कुछ कहते हैं कि नहीं साहब ये गलत है, ऐसा नहीं है। उसकी तौंद जो है वो इतनी विकसित हो गई थी तो उसके गुप्तांग छुपे रहते। एनीवे जो भी है, मगर उसने जो है ये सारे सांसारिक मोह माया वगैरह इनसे वो ऊपर उठ गई थी। तो अब वो कहती हैं, गुरु ने मुझे एक ही वचन की दीक्षा दी, बाहर से भीतर तो बाहर से भीतर तो चली जा, बाहर से भीतर अंदर की तरफ चली जा। इसी एक वचन ने मेरी काया पलट दी और मैं विवस्त्र नाचने लगी। कहते हैं कवित्री उस सिद्ध अवस्था को पहुंच चुकी थी जहां पर सामाजिक लोकाचार आदि व्यक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। क्या बात है। कहानियां भी हैं, कोई सूफी संत इस्लाम के उनको मिल गए थे, अरे लला तो क्या करे, तो फिर वो तंदूर में छलांग लगाई, वहां से वो निकल करके बड़े अच्छे वस्त्र वगैरह पहन के निकल आई। दंत कथाएं बहुत हैं, मगर कुल मिला करके वो योगिनी थी और कुछ प्रभु का आशीर्वाद था। ऐसे तो कहाँ कौन, जिसको क्या ना वाईखुरी जिसको कहते हैं, ऐसे ऐसी बातें कहना, कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो तो कई जगह आता है, कबीर की तरह मसी कागज का प्रयोग उसने नहीं किया। वो तो उसके वाक वगैरह लोक परंपरा से ही हम तक पहुंचे हैं, बहुत बाद में उनको कलेक्ट किया गया है, बाकी कोई लिख के उसने किया नहीं ये सारा। तो मगर प्रभु की कोई उनके ऊपर कृपा थी और वो इस तरह से आज पूजी जाती है, हर घर में जानी जाती है। दोनों हमारे मुसलमान भाई भी और हिंदू भाई भी उसको समान रूप से आदर की दृष्टि से देखते हैं। ललारफा, उनको वो ललारफा कहते हैं। आप चाहें तो एक आधा और बताऊंगा कहीं। हाँ, एक आध सुनाइए, उसके बाद अर्निमाल का भी सुनाइए। अर्निमाल का, अच्छा वो तो दूसरी बुक में है, दूसरी पुस्तक में है। वो दूसरी, ये तो केवल ये एक्सक्लूसिवली ललदत पर है। ललदत पे है। बिल्कुल ललदत पे जी है। तो हाँ। ये कितना समय लगा आपको इसको पूरा करने में, इस पुस्तक को? हाँ नहीं, वो ये तो मेरे पास मटेरियल था एक्चुअली। वो ललदत जो पहले थी ना, ये तो उसका फिर मैंने पेपर बैक निकाला जो अभी आया, इसी साल आया। पहले तो ये थी जी जो जी जी गोवनवाणी ट्रस्ट से छपी है। ये और पुस्तक तो, ये पुस्तक आपकी हमारी लाइब्रेरी में थी, हमारे पिताश्री हाँ के पास थी। हाँ हाँ, ये देखिए, जी जी इसमें संस्कृत समश्लोक की अनुवाद भी है, बहुत पढ़ी लिखी है। ये है 1977 में छपी है, 77 में, 77 में छपी है। अच्छा, जब आपने डॉक्टर साहब इसका जब पेपर बैक में इसका प्रकाशन करवाया तो कुछ बाद में कुछ परिवर्तन किए, अपडेट किया उसको कुछ और? नहीं, हाँ हाँ हाँ, कुछ जी दो परिवर्तन किए। एक तो जो ये वाली किताब है, जो ये वाली है, इसमें बहुत 180 के करीब वाक लिए मैंने, जो उस समय में मुझे मिले, वो सारे दिए। और फिर संस्कृत का समश्लोकी अनुवाद हमने, ये है ना, ये देखिए, ये संस्कृत का समश्लोकी अनुवाद भी है इसका, वो हमने पेपर बैक में छोड़ दिया। वो हमने समझा कोई जरूरत नहीं है, पेपर बैक में केवल मूल कश्मीरी और अनुवाद दिया, ये छोड़ दिया। अच्छा, इसकी एक बात और बता दूं आपको मैं कि इस किताब की जो एक भूमिका है या प्रस्तावना है, ये देखिए बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने लिखी। नाम सुना होगा आपने? क्या बात है, क्या बात है। जी 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 जी, देख लिया डॉक्टर साहब। ये राज्यसभा के मेंबर थे और हिंदी पत्रकारिता जगत के बहुत बड़ा नाम रहे। बहुत बड़ा नाम था। जी जी जी। तो ये हमारे प्रकाशक ने ही अप्रोच किया उनको कि ये किताब उन्होंने शायद। अच्छा, ललदत को आपने सुना, आज रजनीश ने भी बड़ी प्रशंसा की है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी मेरा ही रेफरेंस दे करके अपने इतिहास में लिखा है कि आदरणीय सुमन कृष्ण रैना ने इनके ऊपर किताब लिखी, बहुत बड़ा उपकार किया। तो ललदत को सामने, वैसे मैं नहीं कहता मैंने काम किया पहला, और भी कई ने किए हैं। ललदत पे तो टेम्पल स्टेन साहब कई ने किए हैं काम, मगर हमने बस ठीक है उस जमाने में हिंदी जगत भी इसको जान जाए, और उन्हें तो अंग्रेजी में किया था, हिंदी में बाद में काम सामने आया। तो
पेपर बैक एडिशन भी निकल गया इसका, और पहले हार्ड वो भी निकल आया। अच्छा, एक चीज भूल गया। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? हाँ हाँ हाँ, मैं आपको जो कहना चाह रहा था वो जो है वो बहुत अच्छी, तो उसमें ये है। क्या बात है, क्या बात है। ये बंसी निर्दोष जी का है, उनकी हाँ, कहानियां, उनकी कहानियां हैं। उनकी तो जो आपने मैंने बंसी निर्दोष जी की कितनी कहानियां इसमें ली है? इसमें मेरे ख्याल में 17-18 के करीब कहानियां हैं। जो मैंने आपसे कहा ना कि वो राजस्थान पत्रिका में ये छपती रही, तो मुझे फिर किसी ने कहा कि इसका एक संकलन ही तो निकालो आप। और बंसी निर्दोष साहब, मैंने इनकी कहानियां पढ़ी, पावरफुल राइटर, बहुत नहीं, जबरदस्त। उसमें कोई मैंने निस्संदेह कि बंसी निर्दोष जी तो बहुत हाँ, बड़े 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 उन्होंने साहित्यकार बने, बिल्कुल कहानीकार नाटक थे, भी लिखे। कश्मीरी के हाँ, नाटक। नाटक भी लिखे हैं इन्होंने, कहानियां भी लिखी हैं, उपन्यास एक दौर और है उसका भी मैंने अनुवाद किया है। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जब मैंने सुना कि वो गुड़गांव आए हुए हैं, तो गुड़गांव से अलवर ज्यादा दूर है नहीं, 1-1.5 घंटा का रास्ता है। तो मैंने उनसे संपर्क किया, फोन वगैरह, ने कहा अलवर आप आ जाइए यहाँ के लोग। तो उन्होंने कहा मैं आऊंगा, और देखिए फिर वो अलवर आए, यहाँ रुके, और उनका प्रोग्राम वगैरह रखा, एक गोष्ठी वहाँ यहाँ हमने रखी, बड़ा आनंद आया। तो वो बंसी निर्दोष अलवर आए हुए हैं, और फिर इनकी कहानियां हमने कर ली, और ये छपती रहती हैं, अभी भी कोई मांगता है मुझे। तो ये कहानियां जो है, कश्मीरी कहानी साहित्य जो है, इसमें ये बहुत बड़े नाम है, अख्तर महिदीन, अमीन कामिल साहब, और क्या नाम है, बंसी निर्दोष, इनको अपन भूल नहीं सकते। उन्होंने कश्मीरी कहानी को बहुत ऊंचा नाम, बहुत ऊंचे तक ले गए हैं, और हृदय वास्तव में कौल भारती जी, हृदय कौल भारती जी हृदय का भी कौल ये। भारती है। अच्छा, ऐसे तो कई शंकर रैना है, ऐसे तो अली मोहम्मद लोन है, वो सब है मेरे इसमें। मगर मैं अब देखो, अगर आप कहेंगे नहीं जी अब इनमें से श्रेष्ठ कौन है, कहीं ना कहीं अगर कैटेगरी बनानी है, तो बंसी निर्दोष, अमीन कामिल, अख्तर महिदीन, इनका नाम, और सूफी गुलाम मोहम्मद, जी मालूम नहीं जी आपने जी, नाम सुना है कि नहीं। बहुत बहुत वो सुना है सर, कश्मीर बहुत सुना। जी वो जी जी। कश्मीर टाइम्स के एडिटर भी रहे। मैं उनके घर भी गया हूँ, डलगेट पे वो रहते थे वहाँ, और मेरा, उन्होंने बहुत अच्छा राइटअप वगैरह बनाया। खैर पुरानी बातें हैं, आप सुने हैं, सुना है, वो अब रहे नहीं। सुन इनमें से अधिकांश कहाँ, बंसी को निर्दोष भी नहीं है, अख्तर महिद भी नहीं है, बिन कामिल भी नहीं है, सब जो है स्वर्ग लोग चले गए। तो ये तो आपने कश्मीरी कहानियों पर काम किया है, उसके अतिरिक्त एक और पुस्तक का जो अभी शायद आपका प्रकाशाधीन है, अभी आ रही है, वो है श्री क्या भट्ट तथा अन्य नाटक। इसके बारे में बताइए, ये क्या कार्य किया है आपने? बहुत ही ये महत्वपूर्ण कार्य कोई किया होगा। कार्य, हाँ, नहीं, कोई उस तरह का रिसर्च वर्क नहीं है ये 3 रेडियो प्लेज हैं। जी जी जी। श्रीभट, हब्बा खातून, और जनन के फेर, यानी रहीम खान खाना, इन 3 पर जो है मैंने रेडियो नाटक उस जमाने में लिखे पड़े थे मेरे। फिर मुझे लगा यार ये जो है एक अगर संकलन बन जाए इनका। अच्छा, आप सब जानते हो, आप इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, अब तो थोड़ा आराम हो गया, पैसा दे के भी छापते हैं। वैसे उस जमाने में किताबें छपती नहीं थी, रटा रटाया जवाब होता था प्रकाशक का, एक कार्याधिक के कारण पांडुलिपियां बहुत ज्यादा हैं, हम आपकी पुस्तक नहीं छाप सकते, हमेशा नेगेटिव ही जवाब आता था। पुस्तक छपवाना उस जमाने पर, अब कुछ सहूलियत हो गई है, इधर 2-1 साल से मैं देख रहा हूँ प्रकाशन जगत में कुछ परिवर्तन आया है, चाहे आप पैसा देके छपवाएं, चाहे वो आपको छाप दे। पर मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैंने कभी पैसा दिया नहीं, चाहे मेरी ज्ञानपीठ से किताब छपी हो, चाहे मेरी राजपाल से छपी हो, हिंदी बुक सेंटर, अच्छा साहित्य अकादमी से भी मेरी छपी है, हिंदी से भुवनवाणी ट्रस्ट सबने अपने खर्चे से छापी। और ये जो आप बात कर रहे हैं श्रीभट की, श्रीभट का आपने नाम सुना होगा, कश्मीर के पंडित समुदाय के बड़े प्रसिद्ध वायद्य या हकीम हुए हैं। और जैनुल आबदीन बर्शा के समय की बात है ये, बहुत ही 2 मिनट में बात अपनी पूरी करता हूँ। तो कहते हैं जैनुल आबदीन बर्शा बड़े प्रजावत्सल राजा थे, जैसा कि हमने पढ़ा है और लोग कहते हैं, इसीलिए उसको बर्शा कहते थे, बड़ा राजा।
1420 से 1470 तक 50 साल उन्होंने राज किया। उसके पूर्वज थोड़े बहुत कट्टरपंथी थे, वो अलग बात है, पर इसने जनता का दिल जीत लिया था। अब क्या हुआ कि इनके छाती के ऊपर यहाँ एक फोड़ा निकला, फोड़ा इतना कशिरपट बनान से फफोर इधर इधर निकला। अब वो असाध्य था, वो ठीक नहीं हो पा रहा था। तो घाटी के जितने भी वैद्य हकीम वगैरह सबने अपना इलाज उलाज क्या, नहीं हो पाया। कहते हैं कि विदेशों से, ईरान, तुर्किस्तान वगैरह, ये वहां से भी वैद्य वगैरह आए नहीं। फिर किसी ने कहा साहब श्री भट्ट है, एक वैद्य है, एक हकीम है, ये ठीक कर सकता है। तो परामर्श दिया लोगों ने, उनके राज दरबारियों ने। तो श्री भट्ट आए और कुछ ऐसा हुआ कि उनके हाथ में शफा थी, या उनके उपचार से वो ठीक हो गए, उनको सेहत बख्शी उन्होंने और वो ठीक हो गए। अब राजा जो मरनासन हो, जिसको फोड़े ने परेशान कर रखा हो, ठीक नहीं हो रहा हो, असाध्य रोग हो, वो जब ठीक हो जाए तो उसने कहते हैं कि शाबाशी वगैरह, ये तो क्या ही, खजानों के द्वार खोल दिए, खजानों को जो है मुंह खोल दिए कि जो तू मांगेगा मैं देने को तैयार। ये श्री भट्ट से उसने कहा, जैनुलाब्दीन बख्शा ने। अब देखिए जैनुलाब्दीन बख्शा ने क्या मांगा, वो जरूरी है, आपने सुना भी होगा। तो जैनुलाब्दीन ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। श्री भट्ट ने अपने लिए कुछ, हाँ, श्री भट्ट ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने सिर्फ ये इल्तिजा की, ये निवेदन किया कि जो मेरे कश्मीरी भाई पंडित आपके पूर्वजों ने, पूर्व के राजाओं ने खदेड़े हैं, बाहर फेंक दिया है, जुल्म किया है, उन सबको बुलाइए, और हमारे ऊपर जजिया कर होता है उसको माफ। 5 या 6 बातें उसने उससे कही, जो कि जैनुलाब्दीन ने तत्काल जो है स्वीकार कर ली। ऐसा मैंने पढ़ा था अपने पूर्वजों से, बाप दादा से, फिर कहीं और भी पढ़ा। फिर ऐसे फिर मैंने नाटक में लिखा, गले से लगाया, उसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया, और वो पढ़ने लायक है वो नाटक, वो रेडियो नाटक। तो इसी तरह ये हवा रेडियो खातून। नाटक आपने क्या मूलतः हाँ जी, कश्मीरी में लिखा था या हिंदी में लिखा था नाटक? नहीं, हिंदी में, हिंदी में। तो मैं कहाँ से कश्मीरी में मैंने, रेडियो ये कहाँ से ये प्रसारित ये हुआ है? जयपुर आकाशवाणी जयपुर। अच्छा, क्या बात है। जी तो जी मैं जी तो जयपुर का ही हूँ, राजस्थान का ही हूँ, तो यहीं से मेरी वार्ताएं, कहानियां वगैरह सब कुछ, मेरे अनुबंध यहीं से होते थे। जी जी दिल्ली जी। से भी 1-2 बार हुआ, मगर वो ज्यादातर फिर चिट्ठी आती थी, आप अपने केंद्र से ही करिए, आपका वही केंद्र है, आपको वही जी जी अनुबंधित किया जाएगा। फिर जी जी हवा खातून की जीवन गाथा भी मैंने पढ़ी, कैसे बेचारी दर दर बार के बट के, जब उसके हस्बैंड को जेल भेज दिया गया, यूसुफ शाह चक को, दर्द भरी कहानी है उसकी। तो फिर उसको आधार बना करके, ताना बाना बना के प्लाट बनाया। और रहीम खान खाना का भी, वो भी मुझे जाने क्यों अच्छा लगा। रहीम खान खाना देखिए, हिंदी के तो कवि आप जानते ही हैं, और वो शमशेरबाज भी थे, तलवार, वो सैनिक भी थे, अच्छा लगा उसका वो सारा। तो इन तीनों को लेकर एक्चुअली क्या है कि वहाँ आकाशवाणी जयपुर में जो ड्रामा करते थे, ड्रामा के इंचार्ज थे, तो वो मैं आता जाता था, तो उन्हें, अरे रैना साहब आप कोई नाटक भी लिखो ना कभी। मैं कहा, अरे साहब नाटक तो, अरे नहीं आप लिख सकते हो, आपकी कहानियां वगैरह मैं पढ़ता रहता हूँ, आपका कमांड है, आप करिए। तो फिर उनसे डिस्कशन वगैरह किया, तो उन्होंने कहा बढ़िया है, रहीम पे लिखिए आप बखातून इतनी अच्छी कवित्री है, और आप करिए। तो ये चल पड़ा भाई, प्रेरणा हो, कोई कुछ कहे, हाँ हम उसको प्रसारित करेंगे या छापेंगे तभी तो करेगा आदमी, अगर केवल अंधेरे में लठ चलाए, कौन, कुछ ना कुछ इंस्पायरेशन होना चाहिए। मैंने जो, मैं टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मैंने जो ये कहानियां लिखी हैं, ये मेरे अनुबंध आते थे वहां से, जयपुर से, कि फला तारीख को आपकी एक कहानी हम प्रसारित कर रहे हैं। उसमें शीर्षक वीर्षक कुछ नहीं होता था, बस वो बनानी पड़ती थी कहानी मेरे को, है। तो उससे भी मेरे को डेवलप हो गया ये टेस्ट कहानी लिखने का। पैसे भी मिलते थे, नाम भी होता था, आने जाने का खर्चा मिल जाता था। तो मेरी कहानियां बड़ी मेहनत से मैं बनाता था, प्लॉट वगैरह आसपास से लेकर के, बड़ी बहुत प्रसन्न करते मुझे। वो प्रोड्यूसर कहता था, जो इंचार्ज था ना वहाँ, बोले साहब आपकी कहानियों की बड़ी प्रशंसा होती है, लोग पसंद करते हैं, इसलिए हम आपको हर 3 महीने बाद फिर भेजते हैं। मैं कहा यार मेरा अच्छा हो गया, मेरे कहानी विधा में मैं आगे निकल गया, नहीं तो मैं शायद लिखता ही नहीं, अनुवाद ही करता रहता। तो कभी उपन्यास लिखने का प्रयास नहीं किया नहीं नहीं, आपने? अरे मैं आपको मजेदार बात बताऊं, जी ये आपने जो ये देखे ना, ये
ये जो देखिए बाबू ये बाबू हाँ इसके बाबू बारे में मैं भी ये जिक्र करना चाह रहा था, हाँ हाँ लेकिन हाँ जी जी, हाँ जी हाँ जी अब आप हाँ बताइए बात क्या, कौन सी हाँ मजेदार हाँ बात हाँ आप बता रहे हैं? जी जी। बताता हूँ। तो ये जो कहानियां हैं, ये संकलन जो है, ये छपा है बम्बई से। बम्बई पेन पॉकेट बुक्स है, कोई मेरा फोटो वोटो बड़ा अच्छा दिया है इसने। तो ये अच्छा वहां अच्छा। से छपी, हाँ। डॉक्टर साहब मेरे तो पास वो भी है, ये देखिए मेरे हाँ पास भी आपको है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी आपको। जी 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 जी। तो पेन पॉकेट बुक्स बॉम्बे का एक शायद नया प्रकाशन संस्थान है, नया नया उतरा है मैदान में। तो उसको मेरा ये सब अच्छा लगा। तो वो उपन्यास की बात, तो उसने कहा सर आपका हमने ये यूट्यूब यूट्यूब सब जगह दे दिया है, बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है और लोग बाग यहाँ पढ़ रहे हैं और ये किताब जरूर वायरल होगी, ये वो सारा। फिर मुझे एक दिन उसका फोन आया, बोले सर आप कोई उपन्यास क्यों नहीं लिखते हैं कोई। मैंने कहा यार ये तुम कैसे कह रहे हो। बोले नहीं, आपकी भाषा और आपका हमने पढ़ा, हमारे जो यहाँ गुरु गुरु है ना, कंसल्टेंट्स वगैरह जो हमारे कंपनी के हैं, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है और इनसे कहो कोई उपन्यास, क्योंकि उपन्यास का मार्केट, उपन्यास का मार्केट जो है वो कहानियों या कविता की तुलना में ज्यादा है, इसने मुझे साफ कहा। तो आप उपन्यास लिख मारो। मैं कह रहे लिख मारो, कोई मजाक है उपन्यास लिखना, क्या प्लॉट लूं, क्या करूं, कैसे करूं। और अरे लिख डालिए 2 ढाई महीने 3 महीने में। कहा नहीं साहब ये ऐसा नहीं होगा, साल भर लगता है और फिर दिमाग चलाना पड़ता है, पात्र सारा संयोजन वगैरह गठन वठन ये सारा, ये कैसे होगा। अच्छा तो नहीं लिख पाएंगे। अब मैंने उसको ना भी नहीं कही, मैं कहा अच्छा मैं सोचता हूँ, कोई दिमाग में प्लॉट तो आना चाहिए ना, तभी तो बनेगा, पात्र सृजन करना पड़ेगा। क्या है देश काल वातावरण आप सब जानते हैं, भाषा शैली जो तत्व होते हैं। तो मैंने कहा यार अभी इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, पर यह है कि करूंगा कोशिश। तो आपने उपन्यास की बात की ना, तो मालूम नहीं ये सही कहा कि गलत कहा, आपका क्या कहना है, क्या उपन्यास का भविष्य, उपन्यास का मार्केटिंग उसका 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 ज्यादा महत्व है कहानियों की तुलना में। डॉक्टर साहब देखिए ना कि एक तो दो इसमें दो तीन चीजें बातें होती है जो हम्म, महत्वपूर्ण है। एक तो आपकी रुचि, आप उपन्यास अगर लिखना चाहते हैं हम्म, और उसका सामर्थ्य है, उसकी सक्षमता है, तो आप लिख लीजिए। और मार्केट आपके लेखन से बनेगा, जो उसकी क्वालिटी हम्म, होगी लेखन की। और अब देखिए कितने बड़े बड़े उपन्यास होते हैं, उनको कितने बड़े बड़े इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको सराहा जाता है उन पर। तो ये उस पर भी निर्भर करता है। और मुझे लग रहा है कि कश्मीर की पृष्ठभूमि पर एक बहुत अच्छा उपन्यास आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा उपन्यास। कहने का मतलब नहीं, ये है कि हाँ 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 जी हाँ, जी 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 जी। नहीं कश्मीर की पृष्ठभूमि आपने कहा, अब वो पृष्ठभूमि कैसे है। कश्मीर का जो नैसर्गिक सौंदर्य है, वहाँ का जो जनजीवन है, उसको आधार बना करके, या कश्मीर में जो अभी ये जो हालात वगैरह बिगड़ गए उसको आधार बना करके, क्योंकि कई नहीं, डायमेंशन है ना, कैसे देखिए लिखा जाए। डायमेंशंस कई हैं। वो चूचू का वो मुरब्बा नहीं बनना चाहिए। आप उसको एक प्लॉट बना के, ये मतलब ये मेरा एक सुझाव है हाँ कि हाँ हाँ कश्मीर कश्मीर का सौंदर्य क्या रहा है और किस तरह से उत्तरोत्तर इसका क्या फिर कहानी क्या रही है, इसका किस तरह से फिर गतिविधियां रही है। और जो खास करके जो मानवीय बहुत बड़ा वो त्रासदी हुई है 1990 के बाद, उस उन घटनाओं को जोड़ते हुए तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। जी जी। ठीक है ठीक है, ठीक है, आपका सुझाव मतलब मुझे, ये मेरा, ये आपने चूंकि ये ना ना प्रश्न ठीक है उठाया तो ठीक है इसलिए, ठीक है ठीक है इसलिए ठीक। अच्छा, और भी कई विषय हैं जिनको केवल कश्मीर ही नहीं है, और भी कई विषय हैं जिन पर आप केंद्रित करना चाहते हैं, जिनको आप उसके पृष्ठभूमि में उस कथानक को रखना चाहते हैं। ये तो डॉक्टर साहब ये देखिए, ये आप पर निर्भर करता है किस तरह से आप कौन सा विषय लेंगे और उस नहीं विषय मैं को। ये बात नहीं पूछ रहा था, मैं ये सिर्फ ये बात जानना चाह रहा था कि उसने जो ये बात कही कि कहानियों की तुलना में उपन्यास का मार्केट ज्यादा है, तो क्या उसने सही कहा या गलत कहा। नहीं देखिए, प्रकाशक, देखिए हर एक प्रकाशक का अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है। मैं बता दूं आपको, बहुत सारे प्रकाशक हैं जो कविताएं नहीं छापते हैं, वो हाँ कविताएं बिल्कुल। प्रकाशित नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं आप हमें कहानी दीजिए, हम्म, आप हमें उपन्यास दीजिए, आप हमें नाटक दीजिए, हम हाँ प्रकाशित करेंगे। ये तो व्यक्तिगत अनुभव भी है हमारा।
और कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम कविताएं भी छापेंगे, आलोचना भी, समीक्षा की पुस्तक भी छापेंगे, उपन्यास भी छापेंगे। हो सकता है कि उनका उपन्यास का मार्केट अच्छा है जहां से आपका ये प्रकाशित हुआ, तो इसलिए उस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा है। तो अच्छा, ये एक बात मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको कहूँ, नहीं तो वो रह जाएगी वो बात। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी। मैं जब नाथद्वारा था तो वहाँ 10 साल रहा, फिर मेरा ट्रांसफर जो है, बल्कि प्रमोशन समझिए, मैं इधर अलवर आ गया। ठीक है, तो ये दिल्ली के पास पास वगैरह है। तो फिर आपने नाम सुना होगा, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में है। जी वहाँ अच्छा शोध कार्य होता है और अच्छे विद्वान पहुंचते हैं। सिलेक्शन होना भी बड़ा उस तरह से है। एनीवे, मैंने अप्लाई वगैरह किया तो मेरा वहां से आ गया भाई आपका। हम तो मैंने विषय लिया भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद की समस्याएं। ब्रैकेट में लिखा विद स्पेशल रेफरेंस टू कश्मीरी हिंदी, क्योंकि सभी भारतीय भाषाएं तो मैं जानता नहीं था, तो उनको पसंद आ गया ये। तो मैं वहाँ 3 साल रहा। बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया का, बहुत शानदार। वहाँ पहुंचना अपने आप में गर्व की बात है। और इतना ही नहीं, उन्होंने फिर बाद में मेरी उस किताब को छापा भी। और ये जो है, ये देखिए, क्या बात है, भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद की समस्याएं। क्या बात है, क्या बात है। ये तो क्या क्या ये मुख्य बिंदु क्या लिए आपने इसमें? हाँ जी। ए, अन- नहीं, हमने मुख्य दरअसल, क्योंकि पहले तो अनुवाद का महिमा, अनुवाद का स्वरूप कैसे होता है, दक्षिण में हमारे यहाँ क्या है, उत्तर पश्चिम में, ये सब मूल उसमें ये मैंने लिया कि एक अनुवादक को क्या कठिनाइयां सामने आती हैं अनुवाद करते समय, भाषागत, अर्थगत, को भी, वो सारे इसमें सब कुछ है। और फिर एक कश्मीरी अनुवादक को हिंदी में अनुवाद करते समय क्या है, कई सारी बातें हैं, कश्मीरी जानते हैं। जैसे निकलता है, अब आप भी तो हिंदी प्रदेश में रहे हैं, इसलिए आपसे तो ये गलती नहीं होती, क्योंकि हम सोचते क्या है कश्मीरी में, और उसको बोलते हैं या प्रस्तुत करते हैं फिर हिंदी में, तो वो छाप उसमें आती है। जैसे है तला वाला फोटो है तुलाओ, हम तो कश्मीरी नहीं कहते, फिर हिंदी में क्या है, जो ज्यादा जानता नहीं वाला फोटो उठाएंगे। एक्चुअली तो सही है ना फोटो खिंचवाना, हिंदी में तो फोटो खिंचवाना। अगर उसने कहा फोटो उठाना, इसका मतलब ये हुआ कि ये कश्मीरी है, वहां चूंकि कश्मीरी में फोटो तुलन कहते हैं। तो ऐसे मतलब वही मैंने ये तो मतलब इस तरह की टेक्निकल अनुवाद की समस्याएं जो है, उनकी तरफ आपने इसमें इशारा किया है बिल्कुल कि नहीं, उदाहरण देके समझाया है। जी जी अब जी जैसे जी। युष्यतंत्र से ज्यादा है नखसखोर मत। हाँ, अब हिंदी का मुहावरा आता है, इसको ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है। हाँ, अगर आप अब हिंदी और कश्मीरी वाला नखस नखस, तो कंधे पर रखा है कंधे आपने उसको, को कंधे पे है? चढ़ाया है। हाँ, कंधे पे चढ़ाया है, तो जो मुहावरा है ही नहीं, तो कभी तो वो कभी तो मुंह से निकलता था, कभी इसका कभी अर्थ ही मुंह से, बदल जाता है, इसका अर्थ ही बदल हाँ, जाता है। कभी कभी, हाँ, कभी कभी मुंह होता। अब यहाँ के तो हिंदी विद्वान। अच्छा, मुझे राजस्थान में आने का जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं भूल जाऊंगा कहना, राजस्थान में नौकरी करने का, राजस्थान के परिवेश से साक्षात्कार करने का, यहाँ के अन्न जल, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा से साक्षात्कार करने का बहुत फायदा रहा। हिंदी में बहुत सीख गया यहाँ, मित्रों से, गोष्ठियों से, आसपास सब जगह। देखिए, एक है छायावाद पे आपने लिखा, कबीर पे लिखा, वो एक भाषा अलग है, वो तो साहित्यिक भाषा है ना। एक है रचना की भाषा, बोलचाल की भाषा, है ना। वो यहाँ मैंने ग्रास्प कर ली, यहाँ मैं समझ गया। मेरे बच्चे बहुत हिंदी डिबेटों में फर्स्ट आते हैं। तो कश्मीर में रहते हुए शायद ये ना हो पाता, मैं नहीं कहता कि असंभव था, मगर जब आप हिंदी प्रदेश में ही रहते, इंग्लैंड में रहता मैं, आप रहते हैं इंग्लैंड में, तो अंग्रेजी फराटे से बोलने लगते हो, वहीं पैदाइश होती, वहीं के वातावरण में रहते, आए दिन अंग्रेजी का माहौल। यहाँ क्या है, यहाँ चारों तरफ हिंदी का माहौल है, दुकानदार से बात करनी, बाहर करनी, घर परिवार, कॉलेज, ये वो, बच्चों से, तो हिंदी भी मेरी बहुत अच्छी हो गई, मैं खुद मानता हूँ। पहले पहले तो बड़ा कठिन हुआ, जब मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं कॉलेज में गया, एक अहिंदी भाषी हिंदी प्रदेश में आके एक प्रोफेसर बन गया, तो ये कहते हैं अरे यार ये कैसे क्या। फिर प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क होता है। देखिए, आप चाहे कुछ भी करें, बोलचाल से भी लगता है कि यार ये यहाँ
बिहारी जब बोलता है, आपने देखा होगा उसकी भाषा कैसी होती है, कन्नड़ भाषी जो बोलता है दूर से मतलब तो पकड़ में ये आता है। बताइए कि ये जो मतलब स्थानीय प्रभाव जो होता है, हाँ, जिसको हाँ नहीं, लोकल हाँ नहीं, इन्फ्लुएंस कहते हैं, वो हाँ, लहजे में भी, वो उच्चारण में भी आ जाता है। मेरे जी जी। मेरा ब्रदर भी यहाँ उदयपुर यूनिवर्सिटी में है, वो भी है। मगर देखिए, वो अब भी इसके बाद में वहां गया, अरे हिंदी में उसके बाद वहां गया, क्योंकि उर्दू में मैं उर्दू जानता हूँ, उसने आन से बैद, इसके बाद, अरे वो दावत पे गया, दावत, हिंदी में तो दावत है, मगर वो उर्दू का इम्पैक्ट है ना कश्मीर का, जैसे वो इसके बाद में वहां गया, इसके दावत पे गया, मैं तो वो फर्क तो रहेगा। तो आप दूर से कह सकते हैं कि यार ये जो है उधर का लग रहा है, ये यहाँ का नहीं लग रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब लगभग हम कार्यक्रम के समापन पर आ रहे हैं, लेकिन एक बात आपसे अब जरूरी करनी है, वो तो अभी आपका प्रकाशाधीन है। कुछ आप बीती, कुछ जग हाँ, बीती। हाँ, हाँ, ये बताइए क्या? मैं थोड़ा 2 मिनट में, 2-3 मिनट में बताऊंगा। जी जी जी। अव्वल तो इस मामले में भी मैं बड़ा खुशकिस्मत ही कहना चाहिए, और यह है कि एक प्रकाशक मेरे को मिल गए। मैंने अब तक जो भी लिखा है, चाहे वो फेसबुक में है, जनसत्ता में है, आलेख है, रेडियो है, कुछ है, यूं समग्र जो मैंने लिखा, मैं चाह रहा था कि एक ग्रंथावली से बन जाए। और मैं दुबई में जाता हूँ, वहां से भी वहां की यादें हैं, मालदीव की, इधर की, उधर की, एक वो एंथोलॉजी टाइप बन जाए और एक किताब छपे। तो मगर अब छापना भी बड़ा, पर एक तैयार हो गए, बोले ठीक है हम आपका छापेंगे, इसका वर्गीकरण वगैरह करेंगे। एक बात यहाँ और कहूँ, ये आज ही या कल ही बात हुई, इसमें थोड़ा संशोधन हुआ। उसने कहा सर, ये जो कुछ आ बीती कुछ जग बीती, ये शीर्षक जो है ये पहले से ही कईयों ने किया है, तो इसमें कॉपीराइट का झगड़ा पड़ जाएगा, तो आप हम्म। इसको शीर्षक बदलिए तब हम इसको छापेंगे। मैं तो तुम्हें बताता हूँ, उन्होंने भी कुछ, पर फिर मैं, अब ये किताब जो है, अब इसका शीर्षक बदल जाएगा, कवर डिजाइन तो उसने भेज दिया, मगर शीर्षक का बदल जाएगा, उसका नाम रहेगा कुछ यादें कुछ विचार। कुछ यादें कुछ विचार कंपोज हो गई, प्रेस कॉपी बन गई, अब वो मुझे प्रूफ भेज रहे हैं। तो ये मैंने जो कुछ भी आज तक लिखा है, क्योंकि देखिए फेसबुक से बड़ा आराम हुआ, सब उसमें आपको मिल जाता है, जो भी आपने पोस्ट किया है ना, ये जो भी पोस्ट किया है आपने, वो उसमें चला जाता है, तो वहां से ले लिया। कुछ मेरे पास कतरने थी, कुछ वेबसाइट्स पे थी, कुछ पत्रिका, वहां से कट पेस्ट करके वो साहब मेरे 250-300 पेज बन गया। अच्छा, एक मजेदार बात और ये है, मैंने ऐसा का ऐसा ही उसको भेज दिया। मुझे अरे रैना साहब, आपने मेरे यहाँ पढ़ेगा कौन, कौन इसको अरेंज करेगा, इसमें रिपीटेशन बहुत है, ये है वो है, ऐसा वैसा। मैं कहा भाई मैं भी बुजुर्ग आदमी हूँ, आप छाप सकते हो तो छापिए। तो ये डॉक्टर साहब, आपको किसने कहा बुजुर्ग है? अब देखिए कितने हाँ जी। हैंडसम लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं, कितने बढ़िया लग रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, हैंडसम होना अलग बात है, बुजुर्ग होना अलग बात है। बुजुर्ग भी हैंडसम होते हैं, मगर मैं आई कॉन्ट, आप ये भूल तो नहीं सकते, मेरा 1942 का जन्म है, तो नहीं वो बराबर तो 80 ठीक। साल। अरे मेरी 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 पेंशन भी बढ़ गई, 20% हो गई, 80 साल पे मिल जाते हैं ना, मतलब तो वो वो जो तो, जो 80 वर्ष के बाद जो होता है, आयु जब हाँ, 80 80 वर्ष के बाद मिल गया बेनिफिट मेरे को, बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जी 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 जी। तो 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 वो फिर प्रकाशक प्रकाशक मान गया। मैंने कहा अरे थोड़ा बहुत अगर कंपोजिटर को कुछ प्रेस कॉपी करने का देना है, मैं देने को, मेरे से अब आंखें भरा, इसका मैंने तो खाद्य सामग्री भेजी, उसको बढ़िया आप सजाइए, उसको संवारिए और उसका वर्गीकरण करिए, तो ये किताब भी जल्दी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। और श्री बटवाली तो हो गई है। आप बताइए क्या और बात है, पूछिए बहुत कुछ। बहुत है। नहीं, अब तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये तो आपके आपकी साहित्यिक यात्रा पर बात हुई, आपका जो जीवन रहा है कश्मीर में, तो आप बहुत जल्दी वहां से निकल आए थे, हाँ और हाँ, आपने अपने रोज, चाहे वो समय हम कहें कि रोजगार साठ की, के दशक में, साठ 60 के के दशक दशक में में निकल। तो रोजगार जी, की के कारण आपको हाँ बाहर बिल्कुल आना बिल्कुल, पड़ा। रोजगारी ले तो आया। तो तो नहीं, अब ये नहीं, जानना मुझे मुझे चाहेंगे। मुझे 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 वही प्रोफेसर बनाते तो मैं निकलता ही नहीं। कुछ तो नहीं नहीं। डेस्टिनी भी होती है, कुछ तो जी जी। अपना नियति भी होती है। मुझे यहीं आना था, वीर वसुंधरा में आना था। क्या और बात है। हाँ हाँ, अरे मुझे क्या एक रघुनाथ सिंह का नाम सुना होगा, बख्शी साहब के गारे टाइम में साहब वो, बहुत। जी जी हाँ, जी जी, बहुत। जी जी उसने मुझे एक पोस्ट कार्ड लिखा कि क्या जी। संयोग है, मैंने आपकी किताब पढ़ी, बट कहाँ वीर वसुंधरा और कहाँ कश्मीर के हिमाच्छादित, ये सब, ये कैसे संयोग, पर कोई बात नहीं, फिर उसने आखिर में कोई बात, दोनों का अपना महत्व है।
कश्मीर अगर प्राकृतिक सौंदर्य के लिए है तो राजस्थान वीरता और उसके लिए है। तो उसने मुझे बहुत शाबाशी दी, बोले अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, अब तो खैर ये तो आपकी कुछ विशेष साहित्यिक यात्राएं भी हुई है क्या? अरे चाहे बहुत 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 बहुत, नहीं, कहीं कहीं पूरा देश घुमा है। कहीं विदेश में देश जाना हुआ देश क्या? विदेश, हाँ। मालदीव में तो मेरे कल्चरल सेंटर एम्बेसी ने एक भाषण करवाया, वहां बहुत शानदार रहा। दोबारा तो मैं, चूंकि मेरा बेटा है, जाता रहता हूँ, पर वहाँ की साहित्यिक संस्थाओं को भी मालूम पड़ता है, तो वहाँ की गोष्ठी में जाता हूँ। और यहाँ तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के कई कार्यक्रमों में, क्या है वो, नवलेखक शिविर वगैरह, पूरा भारतवर्ष में, नाम तो अब मुझे याद नहीं है, लगभग सारा हम तो वहां तक गए, नागालैंड वागालैंड, उधर इधर, वो सारा। और एक जमाना था, अब ना तो कोई बुलाता है ना कोई ज्यादा, हमारी इच्छा भी है, अब होता भी मतलब नहीं ये कि कार्यक्रम लंबी तो यात्रा। अब बहुत ही कम हो गए हैं। कई कारण हैं उसके, अब कारण हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा भी यही अनुभव है। हम भी कई नवलेखक शिविर जो हुआ करते थे, मतलब हाँ नवलेखक हाँ के हाँ हाँ। रूप में भी गए हैं और मार्गदर्शक के रूप में अच्छा भी अच्छा। हमने जी जी जी। लेकिन अब तो ऐसे कार्यक्रम तो बहुत गौण हो गए, कम हो गए अब तो। अच्छा, साहित्य के अतिरिक्त आपकी क्या और रुचियां रही हैं डॉक्टर साहब? भाई मैं अब आपको क्या बताऊं रुचियां क्या रही हैं। मैं अपने टाइम में, मैंने डल क्रॉस किया है एसवी कॉलेज से, मेरा नाम छपा था कॉलेज मैगजीन में। हाँ, क्या डल क्रॉस में तैराक रहा हूं मैं, नहीं, ये बैडमिंटन कहाँ खेलता मैं। कहाँ से कहाँ तक आपने क्रॉस किया है? अरे वो कोई पॉइंट था, गगरीबल पॉइंट से लेकर के जाने कहाँ डल गेट को, क्या है वो, वहां सब उन्होंने बना रखा था। चेस खेलता हूँ, चेस का मैं डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन का यहाँ पर सेक्रेटरी रहा हूँ, अलवर का। वो मुझे शौक है, बैडमिंटन ज्यादा कला खेलता हूँ। इसके अलावा तो और कोई ज्यादा शौक है नहीं। नहीं, संगीत इत्यादि तो आपको उसमें रुचि होगी। नहीं, संगीत सुनने का शौक है, गाना वाना तो गाता नहीं हूँ, संगीत सुनने का शौक नहीं है। नहीं, सुनने का तो शौक होगा। तो कौन सा? नहीं, हाँ? मैं मतलब एक एक आपसे, आप एक साहित्यकार हैं, उस रूप में आपसे पूछ रहा हूँ कि अब जो पहले गाने आते थे और जो अब गाने बनते हैं तो आपको। अरे पूछो मत पूछो मत, कुंदन लाल सहगल मेरे प्रिय गायक रहे हैं। और साहब जोहराबाई अंबाला वाली, रमेश भाई कर्नाटकी, जगमोहन, मुकेश, इनके मेरे पास एल्बम वगैरह सब हैं, मैं सब जानता हूँ। तकनीक से इनको डाउनलोड करके सुनता रहता हूँ। हालांकि नए बच्चों को तो इनका कोई ज्यादा मतलब, अरे क्या, पर मुझे अच्छा लगता है। कुंदन लाल सहगल पर तो मैंने दो एक आर्टिकल लिखे हैं, अंग्रेजी में भी, हिंदी। अच्छा, मैंने एमए इंग्लिश भी किया है, आपको शायद, यू माइट नॉट बी नोइंग। नहीं, वो मैंने तो मुझे राजस्थान पता है, यूनिवर्सिटी लेकिन आप बताना, आप में, आपने उसमें उसका जिक्र हाँ, नहीं लाया। मैं अंग्रेजी में भी, कश्मीर इमेजेस श्रीनगर से ही निकलता है, बराबर मुझे छापता है। बहुत बढ़िया। इंडियन क्या है वो, कश्मीर ऑब्जर्वर, वहां भी मैं छपा हूँ, मगर ज्यादातर हिंदी में ही लिखा है। जी हिंदी जी जी। सलाहकार समिति का भारत सरकार ने मेरे को नॉमिनेट किया, क्या होता है वो, हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया। विधि और न्याय मंत्रालय का मैं 5 साल रहा उसका सदस्य। और हिंदी फेलोशिप मुझे मिली, सीनियर फेलोशिप मिली। अच्छा रहा, सब भगवान की कृपा। मैं तो इस सब का जो है प्रभु श्रीनाथ जी को ही श्रेय देता हूँ। उन्हीं की मर्जी थी, उनके उसमें मैं 10 साल तक रहा। और मैं हर एक से कहता हूँ कि भाई, प्रभु श्रीनाथ जी ने एक कश्मीर वाले को, एक कश्मीर वासी को कहाँ से कहाँ पहुंचाया, 10 बार वहां भी यश कमाया। हम्म। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत। आप नाथद्वारा गए हैं, नाथद्वारा गए हैं कभी? जी सर, नहीं अभी नहीं गया हूं। मैं तो भारत बहुत घूमा हूँ, लेकिन हाँ, अभी कल ही बात चर्चा कर रहा था, कुछ बातचीत चल रही थी, राजस्थान में नहीं गया हूं अभी तक। अब देखिए, कम गए, राजस्थान कम। दिल्ली से बहुत निकट है, जयपुर यहाँ से बिल्कुल 5 बिल्कुल। घंटे को लेकिन दूर तो बहुत सुदूर, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में बहुत जगह गया हूँ, लेकिन आपके राजस्थान में बहुत नहीं गया हूँ नहीं तो अभी। अलवर, अलवर से दिल्ली डबल डेकर चलती है, राजधानी चलती है, 1.5-2 घंटे का रास्ता। कभी आइए, आप हमारे साथ रहिए, यहाँ दिखा देंगे, अलवर के नहीं, आसपास भी बहुत अच्छी नहीं जगह है। नहीं, देखिए अगर ईश्वर ने चाहा तो आपके दर्शन करेंगे, वहां पर आ जाएंगे। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब, मैं इसका उल्लेख तो जरूर करना चाहूंगा, हमारे साथ रश्मि बजाज जी जुड़ी हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं और बहुत अच्छा, बहुत एक विचारक भी हैं। उषा कौल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आशमा कौल जी, संतोष रैना जी, अरुण कुमार पासवान जी मेरे आकाशवाणी के परम मित्र हैं और बहुत अच्छे गजलकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। बीएल आशा जी तो खैर लगातार जुड़े हैं।
निमी रैना जी जुड़ी है हमारे साथ, प्रियमदा पांडे जी, बहुत सा तेज कृष्ण राजदान जी, वो भी आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, और अशोक कुमार सराफ घायल, बहुत अच्छे कश्मीरी हाँ, कवि। अशोक कुमार गायक। हाँ, जी जी, सराफ साहब हाँ, बहुत अच्छे कवि हैं। भारत दास बिल्कुल। जी जुड़े हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े थे। मेरा आपसे एक निवेदन है, कार्यक्रम के बाद आप समय निकालिए और ये जो कमेंट्स आए हैं आपके लिए, हाँ जी। उनको आप अपनी टिप्पणी दे दीजिए, अपना रिस्पॉन्ड करिए उनको। और डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम अब नहीं नहीं समाप्त। नहीं, ये जो आप, नहीं मैं समझ गया, मगर ये जो आप कह रहे हैं टिप्पणी, तो ये किस पे दूं? ये मेरे उस पे आएगा, किस पे ये आएगा? तो ये तो फेसबुक ये पे तो आएगा? ये तो फेसबुक पर अब जो ही ये अब इस समय तो लाइव फेसबुक पर जा रहा है। हाँ जब जी। कार्यक्रम समाप्त होगा तो ये मेरे फेसबुक पर रहेगा। आप उसको उसी से कमेंट्स में आप अपना उनका उत्तर दीजिए, या ये भी हो जी। सकता है कि आप अपने फेसबुक पर शेयर करके अपने उनको उसको कमेंट्स को जवाब दे सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे तो नहीं जाएगा ये? तो वो तो बाद में देख लेंगे डॉक्टर साहब। अच्छा। और कुछ आप समझते हैं कि कुछ और कार्यक्रम समाप्त करने से पहले कुछ रह गया जो आप कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं तो केवल ये कहना चाह रहा था कि आप जो ये कार्यक्रम करा रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। कम से कम जो है, जो प्रतिभाएं हैं जिनको के आगे आना, मैं उसमें अपने को भी शामिल कर ही रहा हूँ। तो ये बहुत सेवा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। कहाँ है, किसको फुर्सत है? आप अपना समय दे रहे हैं, अपनी एनर्जी इसमें लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। तो ये मैं अंत में यही कहूंगा। अब ये मत समझना मैं कोई आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। नहीं मैं नहीं जो नहीं सच्चे मन से, ना ना, मैं सर, सच्चे मन से। हाँ, अरे आज समय कहाँ है, किस पे साहित्य को पूछता कौन है? सब हाशिए पे पड़ा हुआ है। आप उसको बीच पृष्ठ पे ला रहे हैं, केंद्र में ला रहे हैं, ये क्या कम बात है? तो आपको तो सैल्यूट करना बहुत चाहिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आपने समय निकाला हमारे इस मंच पर आ गए। नमस्कार करता हूँ डॉक्टर साहब। पर मैं भी क्षमा चाहता हूँ कि आपसे कई बार बाद में बात करने पर भी नहीं हो, मैच्योर नहीं हो पाया हमारा प्रोग्राम। पर आज हो गया, आज वो वेला आ गई। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार, नमस्कार डॉक्टर साहब। मित्रों, रचना धर्मिता कार्यक्रम में आज के हमारे विशेष अतिथि थे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर शिवन कृष्ण रैना, जो अलवर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े थे। और इसके बीच जो मित्र हमारे साथ जुड़े थे उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। समय निकाल कर वे हम इस कार्यक्रम के साथ लगातार जुड़ते रहे। और इसके साथ ही अब हमारा कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अनुमति दीजिए। नमस्कार।